Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. 6 सितंबर 2019। दोस्तों, इस दिन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के इतिहास में एक काला दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इसरो द्वारा भेजे गए मून एक्सप्लोरेशन मिशन चंद्रयान 2 का लैंडर मॉड्यूल, जिसका नाम था विक्रम लैंडर, एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते लैंडिंग के समय मून के सरफेस से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके साथ ही इंडिया के 978 करोड़ रुपीस, इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और 138 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें सब एक पल में ही मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। तो बस इसी थॉट को आधार बनाकर इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर काम पर लग जाते हैं और महज 4 सालों के अंदर अंदर और चंद्रयान 2 के बजट से भी कम बजट में यानी कि 615 करोड़ में ही चंद्रयान 2 का सक्सेसर चंद्रयान 3 बनाकर तैयार कर देते हैं। और 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में लॉन्च किया जाता है, इस उम्मीद में कि जो काम चंद्रयान 2 नहीं कर पाया वो काम चंद्रयान 3 पूरा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस हैं इसमें, जो कि इस टास्क को ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क बना देते हैं। कैसे चैलेंजेस? सारी चीज़ें मैं इंट्रो में ही थोड़ा ना बता दूंगा। इसके लिए हमें इस चंद्रयान 3 मिशन को गहराई में समझना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो बनाने के पीछे एक ही मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि भले ही थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में, ताकि आपको एक जगह से वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो वीडियो पूरी देख कर जाया करो यार, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खैर, आते हैं अपने चंद्रयान 3 के टॉपिक पर वापस। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस चंद्रयान 3 मिशन को समझते हैं गहराई से। इसकी लॉन्चिंग, स्ट्रक्चर, लैंडिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड और इसके साथ ही इससे जुड़े कई चैलेंजेस, सब कुछ जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो सबसे पहले तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं चंद्रयान 3 के पूर्वज यानी कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। तो चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। Chandrayaan 1 on 22nd October 2008 from Satish Dhawan Space Center। और इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के अंदर एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर को फिट किया गया था। अब जो लोग ऑर्बिटर के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ऑर्बिटर सरफेस में बिना उतरे ही किसी सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ ऑर्बिट करके उसका डाटा अर्थ पर ट्रांसमिट करता है। और इम्पैक्टर हार्ड लैंडिंग के लिए बनाया जाता है, जो कि काफी हाई वेलोसिटी से सेलेस्टियल बॉडी के सरफेस से टकराता है, ताकि इम्पैक्टर की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से सरफेस पर एक क्रेटर यानी कि गड्ढा बन जाए और उस गड्ढे को स्टडी करके उस सेलेस्टियल बॉडी के इंटरनल कंपोजिशन के बारे में जाना जा सके। इसके अलावा इम्पैक्टर के और भी यूजेस हैं, लेकिन इसका यूज ज्यादातर इसी पर्पज से किया जाता है। तो चंद्रयान 1 का उस समय का बजट था 386 करोड़ और इस मिशन को वैसे तो 2 इयर्स की वर्किंग के लिए बनाया गया था, बट लगभग 10 महीने काम करने के बाद 28 अगस्त 2009 को कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते इसरो का चंद्रयान 1 से कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन चंद्रयान 1 ने अपने इस 10 मंथ्स के वर्किंग पीरियड के दौरान लगभग 95% ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए थे इस मिशन से रिलेटेड, और लूनर सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी भी इसी ने की थी। अब चंद्रयान 1 की इतनी सारी रिसर्चेज और डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्ट और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते थे इस लूनर सरफेस को, तो इसीलिए 978 करोड़ रुपीस लगाकर तैयार किया गया चंद्रयान 2 को। अब इस बार इस स्पेसक्राफ्ट को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया कि ये लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग भी परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर इस बार 3 मेन मॉड्यूल इंस्टॉल किए गए। पहला तो ऑर्बिटल मॉड्यूल था, जो मून को ऑर्बिट करके इन्फॉर्मेशन अर्थ तक ट्रांसमिट करेगा, और दूसरा था लैंडर मॉड्यूल, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करेगा लूनर सरफेस पर, और तीसरा था रोवर मॉड्यूल, जो कि लैंडिंग के बाद लैंडर से निकलकर सरफेस पर इधर उधर घूमकर लूनर सरफेस को और एक्सप्लोर करेगा और वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अर्थ पर भेजेगा। अब इस क्राफ्ट को इसकी प्लान डेट के अकॉर्डिंग 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया स्पेस में, और ये अपने लॉन्च के सारे स्टेजेस को कंप्लीट करते हुए 20 अगस्त 2019 को मून की ऑर्बिट पर एंटर कर जाता है। और अब बारी आती है
इस मिशन के सबसे मुश्किल टास्क की, जो कि था विक्रम लैंडर को सरफेस पर लैंड कराना। तो 6 सितंबर 2019 को करीब 8 बजे लैंडर मॉड्यूल सेपरेट होता है ऑर्बिटर मॉड्यूल से, और 25 मिनट के फ्री फॉल के बाद जब लैंडर मॉड्यूल 2.1 किलोमीटर की हाइट पर था सरफेस से, तभी एक छोटे से सॉफ्टवेयर ग्लिच के चलते इसरो का कनेक्शन टूट जाता है इस लैंडर से, और बाद में पता चलता है कि ये लैंडर ओवर स्पीडिंग के चलते लूनर सरफेस से टकराकर क्रैश हो चुका है, और इसके साथ ही उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यही एक मेन रीजन था चंद्रयान 3 को बनाने के पीछे, कि चंद्रयान 2 के अधूरे काम चंद्रयान 3 पूरा कर सके। तो चलिए अब जानते हैं चंद्रयान 3 को। बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें 3 मेन मॉड्यूल्स होंगे। पहला मॉड्यूल होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल होगा लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा मॉड्यूल होगा रोवर मॉड्यूल, जिसमें रोवर लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही फिटेड होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मेन काम होगा लैंडर मॉड्यूल को लूनर सरफेस के 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचाना। अब देखा जाए तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। बस चंद्रयान 3 के अंदर इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और अच्छी कंडीशन में है, तो ऑर्बिटर पुराना वाला ही काम करेगा इसमें। अब क्योंकि इसमें ऑर्बिटर को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसमें काफी स्पेस बच गया है, और इसीलिए इस स्पेस में काफी एडवांस्ड टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं फॉर मोर रिसर्च एंड सेफ्टी। बात करें अगर इसके मास की, तो इस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल का टोटल मास 3900 किलोग्राम्स है, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम का है, लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम का है, और रोवर मॉड्यूल 26 किलोग्राम का है। इसके साथ ही इसके लैंडर और रोवर का नाम भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रखा गया है, बिल्कुल चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम पर। अब बात करें अगर इसकी लॉन्चिंग, ट्रेजेक्ट्री एंड लैंडिंग की, तो जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा इसे स्पेस में लॉन्च किया गया है, और ये अपने लॉन्च के इनिशियल स्टेज को कंप्लीट करके इस समय अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार ये अर्थ को ऑर्बिट क्यों कर रहा है, जबकि जाना तो इसे मून के ऑर्बिट पे है। तो मेरे भाई, जाना तो इसे मून पर ही है, लेकिन पहले ये अर्थ की ग्रेविटी का यूज करके अपनी स्पीड को काफी हद तक इंक्रीज करेगा, ताकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाए। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे कि हर एक ऑर्बिट के साथ ये स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड और रेडियस दोनों को ही इंक्रीज करता जा रहा है, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये स्पेसक्राफ्ट एक फाइनल थ्रस्ट के साथ किसी स्लिंग शॉट की तरह फायर होगा और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा और मून की तरफ बढ़ने लगेगा। अब मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये मून को ऑर्बिट करने लगेगा, और अब ये ऑपोजिट थ्रस्ट लगाकर अपनी स्पीड को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगेगा, और फाइनली जब इसकी स्पीड लैंडिंग लायक रिड्यूस हो जाएगी, तब ये अपनी आगे की लैंडिंग प्रोसेस को कैरी आउट करेगा। बाय द वे, इसकी लैंडिंग की एस्टिमेटेड डेट 23 to 24 अगस्त के बीच में रखी गई है। अब आप में से कई लोग यहाँ पर फिर से सोचेंगे कि यार इस स्पेसक्राफ्ट को मून तक पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग रहा है, जबकि नासा का सैटेलाइट तो केवल 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही मून पर पहुंच जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता लंबा और टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन अगर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें मेन रोल अर्थ की और मून की ग्रेविटी का रहता है, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस मिशन के दौरान काफी चैलेंजेस भी आएंगे, तो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इस मिशन का इसकी लैंडिंग करवाना ही है, क्योंकि इसकी लैंडिंग लोकेशन लूनर साउथ पोल पर रखी गई है, जहां बड़े बड़े गड्ढे और माउंटेन्स हैं। ऐसे में एक छोटी सी प्लेन जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी प्रिसाइज कैलकुलेशन की जरूरत है, और अगर इसकी कैलकुलेशन में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो इसकी क्रैश लैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन हम पूरे दिल से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और ये मिशन सक्सेसफुल रहे। अब ज्यादा सोचने वाले लोग यहाँ पर भी सोचेंगे कि यार पोल्स पर ही लैंडिंग क्यों करवाई जा रही है, मिड लैटिट्यूड पर भी तो लैंडिंग करवाई जा सकती थी। लेकिन मैं बता दूं कि साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने का एक मेन रीजन है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अकॉर्डिंग पोल्स पर ही वाटर के आइस फॉर्म में मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इस क्राफ्ट को लूनर साउथ पोल पर लैंड कराने का प्लान किया गया है। अब बात करें अगर इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स की, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि लैंडर को सेफली एंड सॉफ्टली लैंड कराया जाए मून की सरफेस पर। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि रोवर को मून की सरफेस पर इधर उधर घुमाकर मून सरफेस को स्टडी करना, और तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मून की
इन सीटू ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि मून के इंटीरियर कंपोजिशन को स्टडी करना। और अब बात करें अगर इसके अंदर यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी की, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जो लूनर ऑर्बिट से अर्थ की स्टडी करके फ्यूचर में अर्थ के जैसे ही एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करने में मदद करेगा। इसके अलावा इसके लैंडर पेलोड में भी काफी इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जैसे कि रैम्भा यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी मेजर करेगा, मतलब कि बेसिकली ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को मेजर करेगा। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है चेस्ट, यानी कि चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, और इसका काम होगा लूनर सरफेस के साउथ पोल में थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि ILSA और लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी कि LRA जैसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट इसके लैंडर पेलोड में इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि मून की सरफेस को और अच्छे से और बारीकी से स्टडी किया जा सके। इसके अलावा इसके रोवर पेलोड में भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका काम होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस करना लूनर सरफेस की। और इसके साथ ये लूनर सरफेस का केमिकल कंपोजिशन और मिनरलॉजिकल कंपोजिशन भी स्टडी करेगा। इसके साथ साथ इसके रोवर में एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी फिट किया गया है, जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS, और इसका काम होगा लूनर सॉइल एंड रॉक्स की एलिमेंटल कंपोजिशन, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे कंपोनेंट्स को स्टडी करना। इसके अलावा ये मिशन ना केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे? अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो हम लोग पूरी दुनिया को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि हम भी हैवियर पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं हमारे नए LVM-3 लॉन्च व्हीकल की मदद से, जो कि एक इंडियन डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल है। और सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज की डेट में एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, तो फ्यूचर में तो इस सेक्टर में और भी ज्यादा स्कोप है। अब जब हम लोग अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर देंगे, तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अभी अपना खुद का लॉन्चिंग व्हीकल नहीं डेवलप कर पाए हैं, तो वो इंडिया से ही परचेज करेंगे, क्योंकि इंडिया उन्हें बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी एफिशिएंट प्राइस पर बेचेगा। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज हमने चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं अपने इस वीडियो में। लेकिन जाते जाते अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में बताते हुए जाना कि क्या लगता है आपको, इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और मैं मिलता हूं आपको किसी और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।